नमस्कार, जय हिंद। आइस हिंदी चैनल से मैं हूं प्रदीप, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों 66 बीपीएससी प्रीलिम्स का ये चौथा टेस्ट है और इस वीडियो में हम इस टेस्ट से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस पर बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहाँ पर कि हमें चोलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा अधिक जानकारी मिलती है। ये कथन है। इस कथन का कारण क्या बताया गया? कारण बताया गया क्योंकि चोल शासकों ने मंदिरों की दीवारों पर अभिलेख उत्तीर्ण करने का चलन प्रारंभ किया, जिनमें उनकी विजयों के ऐतिहासिक विवरण दिए जाते थे। जब भी असर्शन और रीजनिंग का यहाँ पर क्वेश्चन आएगा कथन और कारण का, तो आप इसको कैसे हल करेंगे? पहले आप ये देखेंगे कि कथन ठीक है, कारण ठीक है। मतलब कि पहले ये देखना होगा हमें कि यहाँ दोनों कथन ठीक है या नहीं ठीक है, कथन और कारण। अगर कोई एक गलत है या दोनों ही गलत है, ये दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन अगर दोनों सही आ गए तब क्या होगा? तब आप ये देखेंगे कहीं कारण जो है वो कथन की व्याख्या तो नहीं कर रहा, ठीक है, सही तरीके से व्याख्या स्पष्टीकरण तो नहीं है। तो इस चीज़ को कैसे चेक करेंगे? तो आप कारण के पहले क्या लगा देंगे? क्योंकि। ठीक है, चलिए अब क्योंकि लगा के देखते हैं इसको। हमें चोलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा अधिक जानकारी है क्योंकि चोल शासकों ने मंदिरों की दीवारों पर अभिलेख उत्तीर्ण करने का चलन प्रारंभ किया, जिनमें उनकी विजयों के ऐतिहासिक विवरण दिए जाते थे। तो यहाँ पर हमने देखा कि क्योंकि लगाने से कारण के पहले यहाँ पर ये पूरा स्टेटमेंट था, एक स्पष्टीकरण बन गया कथन का। ठीक है, कथन को सेटिस्फाई करने लगा ये कारण। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कथन भी ठीक है, कारण भी ठीक है, और कारण क्या कर रहा है? यहाँ पर जो कथन था उसकी सही व्याख्या कर रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर आपको बताना क्वेश्चन नंबर 2 में महाजनपद कुछ महाजनपदों के नाम हैं और यहाँ पर उनकी राजधानी है, इसको मैच कराना है। चलिए देख लेते हैं। मत्स्य की राजधानी कहाँ थी? तो मत्स्य की राजधानी थी विराटनगर। कुरु की राजधानी यहाँ पर दिल्ली के आसपास के इलाके में, तो कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। सुरसेन की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? मथुरा। और जो अस्मक है उसकी राजधानी पोतन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि निम्न में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वती कहा जाता था? ठीक है, श्री पर्वती कहा जाता था। किस वंश के शासकों को? जो इक्ष्वाकु वंश के शासक थे उन्हें श्री पर्वती कहा गया। मौर्य काल में एग्रोनोमई अधिकारी किस क्षेत्र से संबंधित था? तो जो एग्रोनोमई है, हालांकि इसे जिलाधिकारी कहा जाता था, लेकिन इसका मुख्य कार्य जो था वो मार्ग निर्माण, सड़क निर्माण से संबंधित था। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। दरभंगा पुरास्थल किस प्रदेश में स्थित है? ये वो दरभंगा, आप याद रखना, ये बिहार वाला दरभंगा नहीं, ये उत्तर प्रदेश का है। प्रतापगढ़ जिले में एक पुरास्थल है जहाँ से 5 संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं, साथ ही चावल की खेती के भी साक्ष्य मिले। किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो आप जानते होंगे कि ये फिरोज शाह तुगलक है। इसे गुलाम बहुत ज़्यादा प्रिय थे और लगभग इसके पास 1,80,000 दास थे। ठीक है, साथ ही उसने इनकी देखभाल के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट भी बनाया था, उसका नाम क्या था? दीवाने बंदगान। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो आप जानते हैं जब तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था तो उसके बाद भारत में सैयद वंश की स्थापना होती है। कब तैमूर का आक्रमण हुआ था? तो 1398 ईस्वी में। इसने तुगलक वंश को खत्म कर दिया। ठीक है, और खिज्र खां ने सैयद वंश की स्थापना किया। आगे चलते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय किस साम्राज्य के शासक थे? तो बहुत ही आसान है, गुप्त साम्राज्य के, क्योंकि समुद्रगुप्त के लड़के थे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। ठीक है, और इन्हीं के दरबार में नवरत्न रहते थे जिसमें बीरबल वगैरह सभी शामिल। चौरी चौरा की घटना कब घटित हुई? तो आप जानते हैं कि भारत में जब असहयोग आंदोलन चल रहा था तो गांधी जी ने पूरी तरीके से कहा था कि जो आंदोलन होगा वो अहिंसक होगा, इसमें किसी भी प्रकार की हिंसा का कोई जगह नहीं होगा। लेकिन कुछ घटनाओं की वजह से 5 फरवरी 1922 को जो आंदोलनकारी थे उन्होंने यहाँ गोरखपुर के एरिया में, जो कि चौरी चौरा कहा जाता है, वहाँ पर यह आंदोलन हिंसक हो गया। और चूँकि पुलिस वालों ने किसानों के जुलूस पर गोली चला दिया था, तो ये हिंसक आंदोलन जिसमें लगभग 21 पुलिस वाले मारे गए थे, इस वजह से गांधी जी ने फिर आंदोलन को स्थगित कर दिया था। पादपकली क्या है? तो पादपकली बहुत ही आसान, एक भ्रूणीय टहनी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन।
रुद्रदामन प्रथम की उपलब्धियों का वर्णन किस अभिलेख में वर्णित है? तो रुद्रदामन का जो अभिलेख है वो जूनागढ़ का अभिलेख है, और जूनागढ़ कहाँ पर है? गुजरात में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वंश के शासकों ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम दान में दिया? तो किन्होंने? यहाँ पर आप देख सकते हैं गुप्त वंश। ठीक है, गुप्त वंश इसलिए क्योंकि आपको पता होगा कि जब गुप्त वंश हमारे मतलब उस एरिया में आता है तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ब्राह्मण धर्म या हमारे सनातन धर्म का उत्थान होता है, क्योंकि इसके पहले तक जो ब्राह्मण धर्म था उसका पतन हुआ था। लेकिन गुप्त वंश की स्थापना के बाद ही या उसके साथ ही ब्राह्मण धर्म का उदय शुरू होने लगता है। तो इन्होंने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक गांव दान में दिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सुक्रोज की अपेक्षा प्रतीप शर्करा, प्रतीप का मतलब इन्वर्ट शुगर, इन्वर्ट शुगर कुछ और नहीं होता बल्कि इसमें ये ग्लूकोज और फ्रैक्टोज का, ठीक है, ग्लूकोज और फ्रैक्टोज का मिश्रण होता है, और इसके अलावा ये कुछ भी नहीं है, इन्वर्ट शुगर, इन्वर्ट। और इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन है कि जो सुक्रोज की अपेक्षा जो प्रतीप शर्करा है वो अधिक मधुर होती है। ये बिल्कुल सही है। एक्सप्लेनेशन क्या है यहाँ पर, कारण क्या है कि प्रतीप शर्करा को सुक्रोज के जल अपघटन से प्राप्त किया जाता है। अब ध्यान से समझिएगा इसको, यहाँ पर कथन और कारण। चलिए यहाँ पर क्योंकि लगाते हैं, जो कि हमारा नियम है। सुक्रोज की अपेक्षा प्रतीप शर्करा अधिक मधुर होती है क्योंकि प्रतीप शर्करा को सुक्रोज के जल अपघटन से प्राप्त किया जाता है। प्राप्त तो किया जाता है, लेकिन क्या इस वजह से वो ये जो प्रतीप शर्करा है वो अधिक मधुर हो जाती है कि उसे जल अपघटन से प्राप्त किया गया है? जी नहीं, इस वजह से वो मीठी नहीं हो जाती कि उसे जल अपघटन से प्राप्त किया गया है। तो यहाँ पर आंसर क्या है आपका? कथन कारण तो ठीक है, लेकिन उसकी व्याख्या नहीं कर रहा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक प्राकृतिक रूप में वायुमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है? आपका क्वेश्चन है कि ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैस की हम चर्चा बहुत पहले भी वीडियोस में कर चुके हैं कि ये जो ग्रीन हाउस का कॉन्सेप्ट है, जैसे कि जो यूरोपीय राष्ट्र हैं, यूरोपीय देश हैं, वहाँ पर जो वातावरण है वो खेती के अनुकूल बहुत ज़्यादा नहीं है, तो वहाँ पर शीशे के घर बना दिए जाते हैं। और जो शीशे का घर होता है वो सौर विकिरण को तो आने देता है, लेकिन पार्थिव विकिरण को जाने नहीं देता। तो अंदर का जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है? गर्म हो जाता है, मतलब टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो वो उसके अंदर का वातावरण कृषि के अनुकूल बन जाता है। तो यहाँ पर और इसके अंदर फिर क्या होता है? खेती की जा सकती है, मतलब यहाँ हरियाली आ जाएगी, ग्रीन हाउस हो जाएगा। तो ये घर कैसा हो जाएगा? ग्रीन हाउस। अच्छा, यहाँ पर ये जो पूरा प्रभाव है वो क्या कहलाएगा? ग्रीन हाउस इफेक्ट। कहने का मतलब जो ग्रीन हाउस इफेक्ट का काम है वो क्या है कि टेम्परेचर को बढ़ा देना। यहाँ पर ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करने वाला, अब ध्यान से देखिए कि यहाँ पर ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करने वाला यहाँ पर कौन सा चीज़ है जिसने ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा किया? तो वो कांच था। अगर यही काम गैस करने लगे, जो ये पृथ्वी हो गई, पृथ्वी के चारों ओर गैसें हैं, अगर वो गैसें पार्थिव सौर विकिरण को तो आने दें लेकिन पार्थिव विकिरण को जाने ना दें, ठीक है, हालांकि ये बहुत ज़रूरी है। अगर ये जो गैसें हैं अगर ये ना होती, पार्थिव विकिरण को रोकती नहीं है गैसें, तो पृथ्वी का टेम्परेचर -20 डिग्री सेल्सियस हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पर लेकिन कई बार ऐसा होता है कि यहाँ जो गैसें हैं उनका सांद्रण बढ़ जाता है, जिस वजह से पार्थिव विकिरण को ये और अधिक रोकने लगती हैं, जिससे पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ने लगता है, और इसे ही हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो इसके लिए कौन कौन सी गैसें जिम्मेदार हैं? नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन सभी जिम्मेदार हैं। लेकिन इसमें कुछ गैसें ऐसी हैं जो प्राकृतिक रूप से वायुमंडल में नहीं पाई जाती। वो कौन सी है? नाइट्रोजन ऑक्साइड। बाकी आप देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, ये प्राकृतिक रूप से भी वायुमंडल में पाई जाती हैं। ठीक है, लोलक की अवधि निर्भर करती है, बहुत ही आसान है। आपको एक फॉर्मूला पता होगा, T = 2π√L/g। यहाँ इस फॉर्मूले से आपको समझ में आ रहा होगा कि जो T मतलब आवर्तकाल है लोलक का, वो अगर पाई स्थिरांक हटा दीजिए, G बिल्कुल हटा दीजिए, कोई मतलब ही नहीं G का, यहाँ पर ये L के समानुपाती है। ठीक है, तो कहने का मतलब जो आवर्तकाल है लोलक का वो लंबाई पे डिपेंड करता है लोलक के। लोलक आप जानते हैं कि एक घड़ी, ये हो गई घड़ी और इसका ये हो गया लोलक, आती है ना ऐसे एक घड़ी, तो ये
इधर अप और डाउन ये मूव करता रहता है, ठीक है, यही इसकी दोलन। तो एक जितने समय में वो एक दोलन पूरा करता है उसे क्या कहते हैं, आवर्तकाल। अगर लोलक की लंबाई बढ़ जाएगी, ध्यान से देखिए, लोलक की लंबाई बढ़ गई, यहाँ कर दिया तो ये और टाइम लेगा ना यहाँ तक आने में। अगर यही लोलक की लंबाई छोटी कर दी जाए तो ये जल्दी जल्दी, ठीक है, इसका आवर्तकाल कम हो जाएगा। तो यहाँ ध्यान से देखिए, लोलक की कालावधि जो होती है वो लोलक की लंबाई पे डिपेंड करती है। चलिए आगे चलें। निम्न में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? तो चूने का पत्थर, पिचब्लेंड, मोनाजाइट। यहाँ पर सीधी सी बात है, वो हेमेटाइट है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? हेमेटाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में यहाँ पर, हाँ ठीक है, भारत में ऊर्जा उत्पादन और उपभोग के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। विश्व में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग भारत में न्यूनतम है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। जैसे जैसे कोई देश विकास करता है तो वहाँ पर जो प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग होता है वो बढ़ता जाता है, क्योंकि हर व्यक्ति क्या करेगा, गाड़ी खरीदेगा, वो अपने घर में एसी लगाएगा, ठीक है, तो वहाँ पर प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग बढ़ेगा। गत दशक मतलब पिछले दशक में भारत में ऊर्जा उत्पादन में ह्रासमान प्रवृत्ति लक्षित हुई है, तो ये भी ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट, भारत में उत्पादित कुल व्यावसायिक ऊर्जा में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का योगदान 1% से कम है। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का मतलब जो नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं, ठीक है, जैसे कि सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, ये सब गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत हैं, का योगदान 1% से कम है। यहाँ पर ये गलत हो गया, क्योंकि हमारे यहाँ अब काफ़ी एक बड़ा हिस्सा, लगभग 5% के आसपास जो ऊर्जा होती है वो गैर पारंपरिक स्रोतों से हासिल की जा रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है? मध्य अक्षांशीय का मतलब शीतोष्ण घास के मैदान। आपको पता है कि घास के मैदान जो है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में भी हैं और शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में भी है। तो उस घास का नाम बताइए, जो घास के मैदान का जो शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है और वो भी कहाँ पर है? दक्षिण अमेरिका में है। तो सीधी सी बात है, आप जानते हैं कि जो प्रेयरी है वो कहाँ मिलती है? प्रेयरी अमेरिका और कनाडा वाले एरिया में। स्टेपी कहाँ? साइबेरिया और मंचूरिया चाइना के आसपास। और यहाँ पर जो वेल्ड है वो साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में पंपास उस शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है और कहाँ मिलता है? दक्षिण अमेरिका में। क्लियर हो गया। और शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, कैंटरबरी न्यूजीलैंड में, ठीक है। तो ये जो मैंने नाम बताए ये सभी शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं। साल के वनों का सर्वाधिक भंडार कहाँ पाया जाता है? तो साल के वन आपको देखने को ज़्यादातर मिलेंगे वो नीलगिरी की पहाड़ियों पर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कंप्यूटर टोमोग्राफी, इसका मतलब होता है सीटी स्कैन, प्रयोग करती है। सीटी स्कैन में किस किरण का यूज़ किया जाता है? तो बहुत ही आसान, इसमें हम एक्सरेज का यूज़ करते हैं, ठीक है। वायरस द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? तो वायरस की वजह से कौन सा रोग होता है? बहुत ही आसान, यहाँ पर आप देख रहे हैं सामान्य जुकाम, जो हमें सर्दी जुकाम हो जाती है वो राइनो वायरस की वजह से होता है। बाकी जो यहाँ पर आप बीमारियाँ देख रहे हैं, टाइफाइड, कोलेरा, टेटनिस, ये भी किसी न किसी वजह से होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो टाइफाइड होता है वो प्रोटोजोआ, कोलेरा बैक्टीरिया की वजह से, कोलेरा का मतलब हैजा भी इसे बोलते हैं। सामान्य जुकाम ये वायरस राइनो वायरस, टिटनिस ये भी एक बैक्टीरिया की वजह से होता है। अब इनके नाम आप जान लीजिए कि जो टाइफाइड है वो साल्मोनेला टाइफोसा नामक प्रोटोजोआ, कोलेरा बैक्टीरिया यहाँ पर हैजा कोलेरा को बोलते हैं, ठीक है। और इसके लिए विब्रियो कोलेरा नामक एक बैक्टीरिया है। जुकाम के लिए राइनो वायरस और टिटनिस के लिए यहाँ पर एक जो बैक्टीरिया है उसका नाम है बैसिलस टिटैनी, ठीक है। ये बैक्टीरिया जिम्मेदार है टिटनिस के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कोकोस प्लेट किनके मध्य पाई जाती है? आप जानते हैं कि अगर ये उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका यहीं पर, अगर मेक्सिको और मिडिल अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, ध्यान से देखिएगा, और फिर ये दक्षिणी अमेरिका, तो यहाँ पर ये कनाडा हो गया, ये यूएसए हो गया, उसके नीचे मेक्सिको, और यहीं पर बहुत छोटे छोटे देश हैं, ठीक है। तो इन्हें का क्या कहा जाता है? सेंट्रल अमेरिका। अगर इसमें मेक्सिको भी मिला लेंगे तो ये बन जाएगा मिडिल अमेरिका। तो जो कोकोस प्लेट पाई जाती है वो यहीं पर पाई जाती है, मतलब कि ये पाई जाती है मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच में,
ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भारत में कतिपय लौह इस्पात संयंत्र, कई लौह इस्पात संयंत्र पश्चिमी तट से होकर आयोजित किए गए हैं। इस उद्योग की ऐसी अवस्थिति का प्रमुख कारण क्या है? मतलब कि कुछ लौह इस्पात संयंत्र जो है वो पश्चिमी तट से होकर बनाए गए हैं। कारण क्या है? क्यों? कारण इसका ये है क्योंकि ये जो पश्चिमी तट है यहीं पर गोवा और एमपी के कुछ भागों में उत्तम किस्म के लोहे मिलते हैं, लौह अयस्क निक्षेप मिलते हैं, और साथ ही इस क्षेत्र से इस्पात निर्यात की तुलनात्मक सुविधा भी है। इस वजह से यहाँ पर इससे हो करके जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि लौह इस्पात संयंत्र बनाए गए हैं। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन का स्राव करती है? तो आप जानते हैं कि ये पैंक्रियास के द्वारा इंसुलिन का स्राव किया जाता है, और पैंक्रियास की आप जानते हैं कि पैंक्रियास में एक पार्ट होता है लैंगरहंस की द्वीपिका, आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस। इसमें 4 प्रकार के सेल्स होते हैं। उसके जो बीटा सेल है, बीटा सेल से क्या निकलता है? ये इंसुलिन, और अल्फा सेल जो है उससे निकलता है ग्लूकागोन। ठीक है, और इंसुलिन का काम क्या होता है? जो ब्लड में शुगर पाया जाता है उसको कंट्रोल करना। जब बहुत ज़्यादा अगर इंसुलिन निकल जाए तो इसकी वजह से कौन सा रोग हो जाएगा आपको? हाइपोग्लाइसीमिया, और कम निकलता है तो डायबिटीज़ हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राडार का आविष्कार किसने किया था? तो बहुत ही आसान, राडार का आविष्कार किया था रॉबर्ट वॉटसन ने। राडार का फुल फॉर्म क्या है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। इसमें रेडियो वेव्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा बाल्कन देश नहीं है? स्लोवाकिया, बुल्गारिया, रोमानिया, ये सभी देश बाल्कन कंट्रीज़ हैं, जबकि जो ऑस्ट्रेलिया है वो तो एक अलग महाद्वीप ही है, तो ऑस्ट्रेलिया इसमें शामिल नहीं है। बाल्कन प्रदेश कौन से हैं? जो बाल्कन पर्वतों के आसपास में स्थित हैं, जिसमें अल्बानिया, बोस्निया हर्जेगोविना, ग्रीस, क्रोएशिया, सर्बिया, स्लोवेनिया, बुल्गारिया, रोमानिया, ये सभी देश आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कुलगार्डी पर यहाँ पर क्या होता है? ठीक है, तो कुलगार्डी सोना खनन के लिए है, और ये कालगुरली, कुलगार्डी, ये सब कहाँ पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, पूर्ण सूर्य ग्रहण केवल सीमित भूक्षेत्र में ही दिखाई पड़ता है, क्यों? इसका रीज़न क्या है? आपको पता है कि सूर्य ग्रहण जो होता है, मान लीजिए सूरज है, सूर्य है, ये चंद्रमा है, और ये पृथ्वी है इससे बड़ी चंद्रमा से। अब ध्यान से देखिए, सूर्य ग्रहण की स्थिति में सूर्य और पृथ्वी के बीच कौन होता है? चंद्रमा। तो जो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी को मिलना था वो अब इस तरीके से घुस जाएगा, मतलब कि पृथ्वी के एक हिस्से पर क्या होगा? अंधेरा छाया रहेगा। तो इसी की वजह से क्यों, अब आपको समझ में आ गया कि क्यों सूर्य ग्रहण के दौरान जो सूर्य ग्रहण होता है वो पृथ्वी के केवल सीमित भूक्षेत्र में ही दिखाई पड़ता है। जहाँ जहाँ पर सूर्य की रोशनी पहुँच रही है वहाँ पर तो सूर्य ग्रहण नहीं दिखाई देगा, लेकिन जो भाग चंद्रमा से ढक गया, जिस वजह से चंद्रमा की वजह से जहाँ पर प्रकाश नहीं पहुँच रहा वहाँ पर सूर्य ग्रहण देखने को मिलेगा। तो आप समझ गए इसका रीज़न क्या है कि यहाँ पर पृथ्वी की अनुप्रस्थ परिच्छेद की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाली चंद्रमा की छाया का आकार छोटा होता है। दूसरा ऑप्शन, पृथ्वी की सतह सपाट नहीं है बल्कि उसमें उभार और अवनमन है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का तथा पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा का कक्ष पूर्णतः वृत्ताकार नहीं है। वायुमंडलीय परिवर्तन, अब यहाँ पर देखिए सीधी सी बात है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में द्वितीय हरित क्रांति के बारे में क्या सही है? चलिए देख लेते हैं। पहली हरित क्रांति की आलोचना आपको पता है, तो अब दूसरी हरित क्रांति के बारे में बता देंगे। पहली हरित क्रांति की आलोचना क्या थी कि केवल गेहूं चावल तक ही सीमित थी, केवल पंजाब वाले इलाके तक ही सीमित थी। ठीक है, इसमें केवल पानी सिंचाई पर बहुत अधिक बल दिया गया, केमिकल रसायन पर बहुत अधिक बल दिया गया, तो ये उसकी आलोचनाएं हैं। तो सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन में इन चीज़ों की, इन कमियों को दूर करने की कोशिश की गई। चलिए देख लेते हैं क्या सही है। इसका लक्ष्य हरित क्रांति से पूर्व में ही लाभान्वित हो चुके क्षेत्रों में गेहूं और चावल के उत्पादन में गलत, क्योंकि जो पहले से लाभान्वित हो चुके, अब वहाँ पर सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन की कोई बात नहीं आती, क्योंकि वो लोग तो वहाँ का जो एरिया है ऑलरेडी डेवलप कर चुका है। इसका लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज, पानी, उर्वरक, बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर इसका लक्ष्य हरित क्रांति के प्रारंभ में प्रयुक्त हो चुकी फसलों को छोड़ करके अन्य फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना, बिल्कुल सही। गेहूं चावल में तो
अब प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, बल्कि अब हमको मोटे अनाज, दाल, इन सब पे काम करना है। नेक्स्ट, इसका लक्ष्य पशुपालन, सामाजिक वानिकी, मत्स्य पालन के साथ शस्य उत्पादन का समाकलन करना। बिल्कुल सही। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कई ऑप्शन आपके सही हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से एक से अधिक, अर्थात ई। रुपए की परिवर्तनीयता का क्या मतलब होता है? रुपए की परिवर्तनीयता का मतलब डॉलर को रुपए में चेंज कर लो, डॉलर को रेनबी में चेंज कर लो, मतलब कि चाइनीज़ युआन में चेंज कर लो, किसी भी। रुपए की परिवर्तनीयता का मतलब हो गया कि आप भारत की मुद्रा रुपए को अन्य प्रमुख मुद्राओं में जैसे चाहो वैसे चेंज कर लो। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या है यहाँ पर? सी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्वसनीय प्रतिभूतियों से क्या तात्पर्य है? विश्वसनीय सिक्योरिटीज से क्या मतलब होता है? तो ऐसे शेयर्स जिन पर लगातार ऊंची दर का लाभ हो, मतलब जिनमें नुकसान के चांसेस कम होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? विश्वसनीय प्रतिभूतियां। नेक्स्ट क्वेश्चन। तूफानी चालीसा, रोरिंग फोर्टीज या गरजता चालीसा, आप जानते हैं कि ये पछुआ पवनें होती हैं। जब आप दक्षिणी गोलार्ध की बात करेंगे, दक्षिणी गोलार्ध में जो है वो महाद्वीप कम है, इस वजह से पछुआ पवनें बहुत तेज़ी से चलती हैं, क्योंकि इनके मार्ग में कोई अवरोध नहीं होता। ठीक है, इस वजह से इनको अलग अलग डिग्रीज पे अलग अलग नाम दिया गया है। तो 40 डिग्री साउथ में आप देखेंगे कि इसे गरजता चालीसा कहते हैं, 50 डिग्री पे अलग नाम, 60 डिग्री पे अलग नाम, चीखता साटा ऐसे कहते हैं। तो यहाँ पर चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। तूफानी चालीसा के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। ये उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों में निर्बाध बहती है। गलत हो गया, क्योंकि ये मुख्यतः दक्षिणी गोलार्ध में देखने को मिलेगी। पछुआ पवन तो आपको उत्तरी दक्षिणी दोनों में मिलेगी, लेकिन इतनी तेज से चलने वाली जो हवा पछुआ पवन है वो दक्षिणी गोलार्ध में ही मिलेगी, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में उसके मार्ग में कई बाधक तत्व भी आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, ये बड़ी शक्ति और स्थिरता से रहती हैं। बिल्कुल ठीक है। इसकी दिशा सामान्य तौर पर दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर रहती है। मेघाच्छादन आकाश, वर्षा और खराब मौसम इनके साथ सामान्य तौर पर संबंधित है। अब इनके आप एक यहाँ पर पॉइंट है, इनकी दिशा के बारे में। दिशा समझ लीजिए, जो उत्तरी गोलार्ध की पछुआ पवनें हैं उनकी दिशा क्या होती है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, और जो दक्षिणी गोलार्ध की पछुआ पवनें हैं उनकी दिशा होती है उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व की ओर। ठीक है, सॉरी, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। तो यहाँ पर आपको बताया गया कि इनकी दिशा सामान्य तौर पर दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से यहाँ दक्षिण पूर्व की ओर रहती है। आपका ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर जो ए ऑप्शन है वो गलत है, बाकी 2 बी सी डी सही है। मतलब यहाँ पर 2, 3 और 4 ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नर्मदा अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। तो यहाँ पर ए तो गलत ही हो गया, क्योंकि जो नर्मदा है, ताप्ती है, ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती। क्यों नहीं करती वो एक अलग टॉपिक हो जाता है मेंस का आपका, क्योंकि यहाँ पर कारण क्या दिया गया? वह एक भ्रंश घाटी में बहती है। तो कारण तो ठीक है, लेकिन ये कथन गलत हो गया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए गलत है, लेकिन आर सही है, डी। सभी व्यापारी मूल्य बढ़ोतरी से लाभ कमाते हैं। ठीक है, कीमत बढ़ेगी तो व्यापारियों को लाभ होगा, लेकिन शर्त क्या है? डिमांड बनी रहे। अगर डिमांड भी कम हो जाएगी तो क्या होगा? लाभ में गिरावट आएगी। कथन ठीक है। कारण, मूल्य बढ़ोतरी के कारण ग्राहक को अपनी आवश्यकताओं में कटौती करनी पड़ती है। अब ध्यान से समझना है। देखिए, यहाँ पर हमने पढ़ा कि सभी व्यापारी मूल्य बढ़ोतरी से लाभ कमाते हैं। बिल्कुल सही है। कारण, मूल्य बढ़ोतरी के कारण ग्राहक को अपनी आवश्यकताओं में कटौती करनी पड़ती है। जब रेट बढ़ने लगता है तो लोगों को अपनी कटौती भी कुछ कम खर्च करते हैं, या वो कुछ सामान नहीं खरीदते हैं, कम खरीदते हैं। तो ये भी कारण भी ठीक है। लेकिन अब क्या कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है, स्पष्टीकरण भी है? तो नहीं, सभी व्यापारी मूल्य बढ़ोतरी से लाभ कमाते हैं, क्योंकि मूल्य बढ़ोतरी के कारण ग्राहक को अपनी आवश्यकताओं में कटौती करनी पड़ती है। अगर कटौती कर लेंगे तो उन्हें लाभ कहाँ से होगा? तो ये व्याख्या ठीक से नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों तो सही है, लेकिन व्याख्या नहीं करता। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। समान वर्षा वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो जो समान वर्षा को वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली रेखा है वो उसे कहते हैं आइसो हाइट। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? जैसे विश्व है,
यहाँ पर भी 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है, यहाँ पर भी 100 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी 100, यहाँ पर भी 100। अब इन सबको हम मिलाने वाली जो रेखा बनेगी वो क्या कहलाएगी? आइसो हाइट कहलाएगी। इसके अलावा जो यहाँ पर आइसोबार है, आइसोथर्म है, आइसोहेलाइन है। आइसोबार क्या होता है? जहाँ पर समान वायुदाब होता है। आइसोथर्म का मतलब जहाँ समान टेम्परेचर होता है। आइसोहेलाइन का मतलब समान लवणता वाले क्षेत्र होते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। MBT अलग करता है किसको? तो जो MBT है वो लघु हिमालय और महान हिमालय को अलग करता है। ठीक है, लघु हिमालय और महान जो शिवालिक है और लघु हिमालय। इसके अलावा और भी कुछ थ्रस्ट हैं, जैसे कि MCT है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट है, वो ग्रेटर हिमालय और लघु हिमालय को अलग करता है। क्लियर? आगे चलते हैं। कौन भारत के प्राकृतिक बंदरगाह है? यहाँ पर 4 बंदरगाहों के नाम हैं, आपको बताना है कि इनमें से प्राकृतिक बंदरगाह कौन कौन से हैं। तो आप ध्यान से देखिए, जो इसमें बंदरगाह आप देख रहे हैं, जो कोच्चि और विशाखापत्तनम बंदरगाह है वो प्राकृतिक बंदरगाह है, कोच्चि और विशाखापत्तनम। जबकि जो चेन्नई और तूतीकोरिन है ये कृत्रिम बंदरगाह है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस वर्ष में भारतीय रुपए का एक महीने में 2 बार अवमूल्यन किया गया था? तो 1991 में। ठीक है, 1991 में 2 बार इसका अवमूल्यन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत ने $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य कब तक के लिए रखा? कि हम कब तक भारत की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन की बना लेंगे? तो 2024 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय बजट 2020-21 के द्वारा उत्कृष्ट कॉरपोरेट बॉन्ड में विदेशी पोर्टफोलियो की सीमा बढ़ा करके कितनी कर दी गई? तो इसकी सीमा बढ़ा करके 15% कर दी गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर कुछ जनजातियों के नाम दिए गए हैं और यहाँ पर राज्य उनकी अवस्थिति है, आपको मैच करवाना है। अंगमी, ये सब अंगमी वगैरह ये नागालैंड में मिलती हैं, सही है। बिरहोर झारखंड में। खस अरुणाचल प्रदेश, गलत हो गया। खस जो जनजाति है वो अरुणाचल में नहीं मिलती। टोडा जनजाति नीलगिरी की पहाड़ियों पर रहती हैं, तमिलनाडु में। ये बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर ध्यान से देखें तो जो खस जनजाति है वो उत्तराखंड के इलाके में मिलती है। नेपाल, कुमाऊं, गढ़वाल, हिमाचल, इन सभी एरिया में मिलती है। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? सबसे पुरानी तो आपको पता है अरावली वगैरह, तो सबसे जो नवीनतम है वो हिमाद्री श्रेणी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो इसकी शुरुआत हुई दरभंगा, बिहार से। ठीक है। मलेशिया में किंटा घाटी किस लिए फेमस है? तो जो किंटा घाटी है वो टिन के उत्पादन के लिए फेमस है। मरे डार्लिंग श्रृंखला, देखिए यहाँ पर जो मरे डार्लिंग है वो नदी भी है। ठीक है, अगर ये मान लीजिए ये ऑस्ट्रेलिया है, मान लीजिए सपोज, तो डार्लिंग नदी यहाँ पर मिलेगी आपको, लेकिन जो डार्लिंग पर्वत है वो आपको इधर मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये ऑस्ट्रेलिया का कौन सा तट हुआ? ये हो गया ऑस्ट्रेलिया का दक्षिण पश्चिम तट। ठीक है, तो ये जो डार्लिंग श्रृंखला है वो ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिम तट पर देखने को मिलती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। हिमालय में भूस्खलन की आवृत्ति में वृद्धि हुई है। जी हाँ, बिल्कुल भूस्खलन की आवृत्ति बढ़ रही है, क्योंकि हाल के वर्षों में हिमालय में बड़े पैमाने पर खनन का कार्य हुआ है। बिल्कुल सही है, कथन भी ठीक है, कारण भी ठीक है और यहाँ पर व्याख्या भी कर रहा है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। चित्रकूट जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? तो चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर है और इसे हम भारत का नियाग्रा भी कहते हैं। ठीक है, इंद्रावती कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। निम्न में से किन देशों से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है? गैबन, सोमालिया, भूमध्य रेखी गिनी, रवांडा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जब भूमध्य रेखा अफ्रीका में प्रवेश करती है तो गैबन में एंट्री करती है, फिर गैबन, कांगो, जायरे, केन्या, युगांडा, सोमालिया। ठीक है, ये सभी देशों के नाम हैं जहाँ से भूमध्य रेखा गुजरती है अफ्रीका में। वो रवांडा से होकर नहीं जाती, भूमध्य रेखी गिनी से होकर नहीं जाती। नाम रखा है उसका इक्वेटोरियल गिनी, लेकिन यहाँ से इक्वेटर से होकर के, मतलब कि भूमध्य रेखी गिनी से होकर इक्वेटर नहीं जाती। जो भूमध्य रेखी गिनी है वो रवांडा के थोड़ा सा ऊपर है यहाँ पर। ठीक है, नाम भले ही इसका भूमध्य रेखी गिनी है, तो इससे कोई बच्चा कंफ्यूज हो सकता है अगर उसे क्लियर नहीं है तो याद रखना भूमध्य रेखी गिनी से भूमध्य रेखा होकर नहीं गुजरती, ना ही रवांडा से। नेक्स्ट क्वेश्चन।
कौन सी महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है? तो फ्लोरिडा आपको पता है, ये अटलांटिक ओशन की धारा है। फ्लोरिडा तट कहाँ पर है? यहाँ पर अमेरिका के पास। कनारी धारा, तो ये भी इधर जब जो उत्तरी अटलांटिक महासागर की धारा है उसके पूरे चक्र को कनारी धारा ही पूरा करती है। क्यूराइल धारा, ये प्रशांत महासागर की धारा है। अगुल्हास धारा कहाँ की है? इंडियन ओशन की धारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे सौर परिवार के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? चलिए देख लेते हैं। हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों में पृथ्वी सघनतम है। सघनतम का मतलब जो पृथ्वी का घनत्व है वो सबसे ज़्यादा है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। बाकी स्टेटमेंट यहाँ पर देखिए, पृथ्वी के संगठन में मुख्य तत्व सिलिकॉन है, गलत। सूर्य में सौर परिवार के द्रव्यमान का 75% अंतर्विष्ट है, सूर्य में, गलत। सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का 190 गुना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 109 गुना है, ना कि 190 गुना है। ठीक है, 109 गुना। तो सारी स्टेटमेंट यहाँ गलत है। ए ऑप्शन आपका सही है। भारत का घनत्व कितना है? और पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि घनत्व का मतलब क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन। तो ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में घनत्व को मापते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आग्नेय चट्टानों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? आग्नेय चट्टानों के बारे में बताना है। आग्नेय चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ? मैग्मा के ठंडा होने से हुआ। तो इनमें पूरा जीवाश्म बहुत कम होते हैं। बहुत कम नहीं होते भैया, होते ही नहीं हैं। ठीक है, तो ये गलत हो गया। वे जल के लिए सरंध्र होती हैं। वे क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों ही होती हैं। जी हाँ, ये सही है। वे जल के लिए सरंध्र नहीं होती। इन चट्टानों में सिलिका नहीं होती, गलत होता है चीज। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है? वे क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय दोनों ही फॉर्म में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी स्रोत है वह कौन सी है? मतलब कि मानसरोवर झील से कौन कौन सी नदियाँ उसके आसपास से निकलती हैं? ब्रह्मपुत्र, सतलज, दामोदर, सिंधु, कौन सी? तो यहाँ पर ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु तीनों नदियाँ मानसरोवर झील के पास से निकलती हैं, जबकि दामोदर नदी जो है वो तो यहाँ छोटा नागपुर पठार के आसपास से निकलती है। आगे चलते हैं। यहाँ पर बताना है आपको, कुछ नदियाँ हैं और शहर के नाम हैं, मैच करवाना है। चलिए देख लेते हैं। सत अल अरब, ये बसरा नदी। पराग्वे, असुंसियन नदी, मतलब असुंसियन जो है वो पराग्वे नदी, और यहाँ पर बसरा जो है वो सत अल अरब नदी। नाइजर नदी का नाम हो गया, तो नियामी, नाइजर, और वियना जो है शहर वो डेन्यूब नदी के किनारे बसा हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा संविधान के आर्टिकल 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है? मतलब आर्टिकल 3 में क्या नहीं आता? नए राज्यों का गठन, राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन, ये सभी आर्टिकल 3 में आते हैं, जबकि नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना आर्टिकल 2 का विषय है। आर्टिकल 2 और 3 में अंतर आपको पता है। देखिए, जैसे कि उत्तर प्रदेश से अलग करके उत्तराखंड बनाया गया, या पौंडीचेरी का नाम बदल करके पुदुचेरी किया गया, तो ये सभी विषय आर्टिकल 3 के हैं। लेकिन अगर कोई नया राज्य शामिल करना है भारत में, सपोज भारत कभी नेपाल को जीत के भारत में मिला ले, तो ये जो विषय होगा वो किस में आएगा? आर्टिकल 2 में आएगा। उसमें कहा गया है नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना, और आर्टिकल 3 उन राज्यों के बारे में है जो पहले से ही भारत में विद्यमान है या जो पहले से ही अस्तित्व में है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग संसद के कानूनों तथा राज्यों में लागू कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु होता है। बिल्कुल सही, क्योंकि अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करके भारत सरकार राज्यों को आवश्यक निर्देश दे सकती है। बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर कथन और कारण दोनों ठीक है और व्याख्या भी कर रहा है। निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कौन सही सुमेलित नहीं है। अंतर्राज्यीय परिषद, आर्टिकल 263, ये सही है। 280 वित्त आयोग के बारे में ये भी सही है। आर्टिकल 313 प्रशासनिक न्यायाधिकरण, गलत हो गया। ठीक है, जो ट्रिब्यूनल्स हैं वो आर्टिकल 313 में नहीं है। नेक्स्ट 315 में संघ लोक सेवा आयोग, ये सही है। तो जो प्रशासनिक न्यायाधिकरण है उनके बारे में जो बात की गई वो 323 का में बात किया गया। आगे चलते हैं। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल, आप जानते हैं राज्यसभा का कार्यकाल कुछ नहीं होता, उसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष
होता है। तो राज्यसभा जो होती है वो समाप्त होने वाला विषय नहीं है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक कहा गया क्योंकि हमारे संविधान में जो सिस्टम पूरा बनाया गया उसमें संघात्मक शासन के भी लक्षण हैं और एकात्मक शासन के भी लक्षण हैं। इसलिए भारतीय संघात्मक व्यवस्था को क्या कहा गया, अर्ध संघात्मक कहा गया। क्योंकि अब यहाँ पर कारण से क्या कैसे लिंक करेंगे, क्योंकि से, क्योंकि भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसे न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार है। ये तो सही है, लेकिन क्या इस वजह से भारत संघात्मक व्यवस्था है? जी नहीं। कारण मैंने आपको बताया कि भारत को हम अर्ध संघात्मक इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें संघात्मक के भी लक्षण हैं और एकात्मक के भी लक्षण हैं। तो यहाँ पर कथन भी ठीक है, कारण भी ठीक है, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं कर रहा। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। लोकसभा के निर्वाचन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, स्टेटमेंट कौन सा सही नहीं है, ये बताना है। निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है, ये तो ठीक है। निर्वाचनों का संचालन निर्वाचन आयोग करता है, ये भी ठीक है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट, निर्वाचन के लिए मतदाताओं की सूची तैयार करने का कार्य राष्ट्रपति के नियंत्रण एवं निर्देशन में होता है, गलत। ये सारा काम चुनाव आयोग का होता है, ना कि राष्ट्रपति का होता है। और जो न्यूनतम अर्हता होती है वो 25 वर्ष होती है, ये भी ठीक है। यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी। भारत में संघीय वित्त आयोग संबंध रखता है, मतलब कि जो वित्त आयोग है, जैसे कि इस समय 15वां वित्त आयोग, उसका काम क्या होता है? उसका काम ये होता है कि जो सेंटर को टैक्स से पैसे आते हैं उसका राज्यों में विभाजन कैसे हो। राज्यों में भी विभाजन, मतलब कि अगर 100 रुपये आए तो राज्य को कितना दिया जाए, चलो मान लो 50 रुपये, तो क्या 50 रुपये एक राज्य को दे दिए जाए? नहीं, 50 रुपये को भारत के सभी राज्यों में कैसे बांटा जाए, यही तय करने का काम किसका होता है, वित्त आयोग का होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किन निकायों का संविधान में उल्लेख नहीं है? राष्ट्रीय विकास परिषद अर्थात एनडीसी, योजना आयोग, अब तो ये खत्म हो चुके हैं, नीति आयोग आ गया, क्षेत्रीय परिषदें, नीति आयोग, किसका, किसी का भी उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, तो इनमें से किसी का भी उल्लेख हमारे संविधान में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर मैच करवाना है। आर्टिकल 61, इसमें राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया बताई गई है। राष्ट्रपति पर महाभियोग, आर्टिकल 67 क्लॉज खा, तो यहाँ पर क्या बताया गया, राज्यसभा के उपसभापति को उपराष्ट्रपति को हटाना। आर्टिकल 90 राज्यसभा के उपसभापति को हटाना। 94 लोकसभा के स्पीकर को हटाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? स्वाभाविक सी बात है, आप जानते हैं कि जो पंचायती राज का प्रावधान लाया गया ताकि लोग अपनी समस्या को खुद ही सॉल्व कर पाएं, ताकि उन्हें ताकत मिले। तो ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण, ठीक है, सत्ता का विकेंद्रीकरण के उद्देश्य को पूरा करने के लिए पंचायती राज लाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है? तो आप जानते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य मिलकर के उपराष्ट्रपति का चयन करते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या है, ए और बी। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, ई, क्योंकि उपरोक्त में से एक से अधिक आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? सबसे बड़ी समिति का मतलब जिसमें मेंबर सबसे ज़्यादा होते हों। तो प्राक्कलन समिति में 30 मेंबर होते हैं और ये 30 मेंबर कहाँ से होते हैं? केवल और केवल लोकसभा से होते हैं। इसमें राज्यसभा के मेंबर शामिल नहीं होते हैं। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, लोक लेखा समिति 22 मेंबर होते हैं, 15 और 7 के हिसाब से, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। सभी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 1 वर्ष होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रजनन के प्रतिस्थापन स्तर तक पहुंचने के लिए जनसंख्या की TFR कितनी होनी चाहिए? प्रजनन के प्रतिस्थापन का मतलब क्या हुआ? जैसे कि एक पेरेंट्स हैं X और Y, ठीक है, मेल और फीमेल, अगर इन्होंने 2 बच्चों को जन्म दिया कुल मिलाकर के, तो ध्यान से देखिएगा, अगर किसी देश की पॉपुलेशन 100 है तो वहाँ से अगर जब इन दोनों लोगों की डेथ हो जाएगी तो इन्होंने कितने बच्चों को छोड़ कर गए हैं? 2 को। ठीक है, तो उस देश की पॉपुलेशन कितनी होगी? मान लो कि उस देश में केवल 2 ही लोग हैं और 100 लोग हैं मान के चलिए, ठीक है, और वहाँ से बाकी लोग ठीक ठाक हैं, केवल ये 2 लोग जो हैं वो ख़त्म हो गए और वो 2 बच्चे पैदा करके गए, तो उस देश की पॉपुलेशन कितनी होगी? 100 ही तो रहेगी, क्योंकि बाकी लोग तो ठीक हैं।
तो इसे ही कहा जाता है TFR, टोटल फर्टिलिटी रेट। अगर 2 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वहाँ की जो जनसंख्या हो जाएगी वो स्थिर हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखना, क्या ज़रूरी है कि कोई बच्चा पैदा हुआ है तो वो अपनी पूरा जीवन वो जिएगा? कुछ बच्चे तो पहले ही ख़त्म हो जाते हैं, कोई एक्सीडेंट में मर गया तो कोई कुछ। इसलिए TFR को हमेशा क्या कहा जाता है, 2.1 तक रखा जाता है, ताकि कोई 2 बच्चे पैदा कर ले, कोई 3 कर ले, कोई 2 कर ले, कोई 3 कर ले, कोई 1 ही कर ले, ताकि हमारे जो देश की जनसंख्या है वो ये ना हो कि कम होने लगे। क्लियर? तो TFR का मतलब क्या हो गया, 2.1 अगर रहेगा तो ये जो दर है वो प्रतिस्थापन स्तर तक पहुंचने के लिए पर्याप्त है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार नगरीकरण का स्तर कहाँ पर सबसे कम है, निम्न है? तो इस यहाँ पर आंध्र, मिजोरम, हरियाणा और पश्चिम बंगाल, इन ऑप्शंस में आपको चयन करना है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो पश्चिम बंगाल है। जबकि अगर ओवरऑल देखा जाए तो वो हिमाचल प्रदेश है, या जहाँ पर नगरीकरण सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस यूनियन टेरिटरी में डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है? तो कहाँ पर? दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में जनसंख्या घनत्व यूनियन टेरिटरी में सबसे ज़्यादा है। अगर राज्य पूछा जाएगा तो वो बिहार में है। वैसे दिल्ली में कितना है जनसंख्या घनत्व? 11,320 प्रति व्यक्ति स्क्वायर किलोमीटर। क्लियर? आगे चलते हैं। सर्वाधिक जनघनत्व वाले राज्यों का क्रम बताइए। तो आपको पता है बिहार तो टॉप पर है, फिर उसके बाद बंगाल है, केरला है, फिर यूपी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार राज्य की दशकीय वृद्धि दर, मतलब कि 2001 से 11 के बीच पॉपुलेशन कितनी बढ़ी? तो ये कितनी बढ़ी है? 25.72। ठीक है, 25.42 है, ये 25.42। ठीक है, सी ऑप्शन। आगे चलते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के सर्वाधिक नगरीकृत देशों को क्रम में सजाएं। तो यहाँ पर देखें तो हांगकांग टॉप पर है। हांगकांग में लगभग 100% लोग कहाँ पर रहते हैं? नगरों में रहते हैं। उसके बाद देखें तो रियूनियन, जहाँ पर फ्रांस का अधिकार है, रियूनियन द्वीप है इंडियन ओशियन में, कतर, बेल्जियम, यहाँ पर क्रम आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सर्वाधिक लिंगानुपात राज्य कहाँ पर मिलता है? कौन सा राज्य है? ये जो ऑप्शन दिए गए हैं, आंध्र, छत्तीसगढ़, मेघालय, बिहार, तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात देखने को मिलेगा, जो कि 993 है। बिहार का सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? तो शिवहर है। शिवहर का जो एरिया है वो बहुत ही छोटा हो गया, इस वजह से डेंसिटी क्या हो गई उसकी, बढ़ गई। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। शिवहर की यहाँ पर आप देखें डेंसिटी कितनी है, 1880। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार की शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो बिहार की लगभग 11.29% आबादी कहाँ रहती है? शहरों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों को का क्रम क्या होगा? आपको यहाँ पर सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता, 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। वनावरण पूछा है या वृक्षावरण पूछा है, प्रतिशत में पूछा है या क्षेत्रफल में पूछा है, इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर चूंकि, और यहाँ पर राज्य या पूछा है या संघ शासित प्रदेश पूछा है, चूंकि यहाँ पर वनावरण पूछा, परसेंटेज पूछा और राज्य और यूटी मिला करके पूछा गया, तो यहाँ पर जो हमारा क्रम बनेगा उसमें राज्य और यूटी सब शामिल होंगे। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा परसेंटेज वनावरण का वो लक्षद्वीप में है, फिर मिजोरम में, फिर अंडमान निकोबार में है, फिर अरुणाचल में है। अगर यही यूटी ना पूछा जाता तो इन 2 यूटी को हटा देते और मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका क्रम बनेगा वो 1, 2, 3 और 4 बनेगा। नेक्स्ट, वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार में अभिलिखित वन क्षेत्र कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना % है? तो आप जानते हैं ये कितना है, 7.30 रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है। ठीक है, बिहार में। नेक्स्ट, बिहार के जिलों में कौन सा नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता? तो कौन सा जिला है जो नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता? तो ये पूर्णिया। ठीक है, बाकी मधुबनी, सीतामढ़ी, किशनगंज ये सभी साझा करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं 7 जिले हैं जो कि बिहार नेपाल से सीमा साझा करते हैं। सीतामढ़ी, किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधुबनी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण ये हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
बिहार के पटसन उद्योग की पट्टी स्थित है कहाँ पर? बिहार के पटसन उद्योग की पट्टी आप देखने को आपको मिलेगा नॉर्थ ईस्ट बिहार में, उत्तर पूर्वी बिहार के मैदान। इसमें कौन कौन से ज़िले मुख्यतः आते हैं? जैसे कि जो कटिहार है, सहरसा, दरभंगा, यहाँ पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वामी सहजानंद ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था जिसका नाम था क्या? जन क्रांति, संस्कार, कृषक समाचार, विद्रोही, इनमें से कोई भी पत्रिका नहीं है। उसका नाम क्या था जो स्वामी सहजानंद ने जिसका प्रकाशन करते थे? वो है हुंकार। ठीक है, बिहार में गठित पहले मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? आप जानते हैं कि 1937 में चुनाव हुआ था तो बिहार में भी सरकार बनी थी, लेकिन मोहम्मद यूनुस ने पहले सरकार बनाई थी। फिर मोहम्मद यूनुस ने त्यागपत्र दिया, तब जाकर के डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने बिहार में मंत्रिमंडल का नेतृत्व किया। और उन्हें उस समय आज़ादी के पहले जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे उन्हें प्रधानमंत्री कहा जाता था। ठीक है, तो आज जो हमारे यहाँ मुख्यमंत्री हैं उन्हें क्या नाम था? प्रधानमंत्री। तो कृष्ण सिंह ने पहला मंत्रिमंडल का नेतृत्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होगा? तो जब सबसे बड़ा दिन, यहाँ पर सबसे छोटा दिन कब होगा? ठीक है, तो जब सबसे बड़ी रात होगी उसी समय सबसे छोटा दिन होगा। इसको ऐसे भी देख सकते हैं। अब दिन हमारे यहाँ सबसे छोटा कब होता है? ठंडियों में होता है। तो 21 जून और 22 दिसंबर, आपको पता है 21 जून को सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात, 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ी रात होगी, क्योंकि दिन छोटा होगा तो रात बड़ी हो जाएगी। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से तांबा, सोना, लोहा, कोयले का सही क्रम ढूंढिए। तांबा, सोना, लोहा और कोयला। तांबा खेतड़ी में मिलता है राजस्थान में, सोना कोलार की खान, लोहा कुद्रेमुख, कोयला झरिया। यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ए है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न सागरों में किस में औसत लवणता सर्वाधिक है? काला सागर, भूमध्य सागर, पीला सागर, मृत सागर। जी हाँ, मृत सागर में, डेड सी में सबसे ज़्यादा औसत लवणता पाई जाती है। इसको हम कैसे मापते हैं? ग्राम प्रति 1000 ग्राम। लेकिन अगर यहीं पर तुर्की का वान झील दिया होता तो ऑप्शन आपका ये सही हो जाता। चूँकि तुर्की का वान झील नहीं दिया था क्योंकि वहाँ पर 330 ग्राम प्रति 1000 ग्राम। यहाँ पर ये परसेंटेज का चिन्ह है, समझिएगा, ये है परसेंटेज का चिन्ह, लेकिन ये है ग्राम प्रति 1000 ग्राम। ठीक है, तो इसका सही जो तरीका है लिखने का वो ये है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर आपको बताना है कि ये जो एथनिक ग्रुप है, यहूदी, टेडा, बेजा, लुर, ये कहाँ पाए जाते हैं? ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। इसको यहाँ देख लीजिए। यहूदी इजराइल में मिलते हैं, टेडा लीबिया में, बेज मिस्र और लुर ईरान की नृजाति समूह है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसून की तरह है। बिल्कुल ठीक है, कथन सही है। कारण भारत उष्णकटिबंधीय अक्षांशों के बीचों बीच स्थित है, गलत हो गया। आपका कथन तो ठीक है लेकिन कारण गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जिस देश ने दुनिया के पहले 6G एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजा, कौन हो सकता है? सोचिए खुद ही, चीन है। ठीक है, नेक्स्ट, भारत और मालदीव के बीच विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंखला की मालदीव यात्रा के दौरान जितने समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए भारत और मालदीव। ठीक है, तो यहाँ पर 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए मालदीव के साथ। आर्मेनिया, अजरबैजान और जिस देश ने विवादित क्षेत्र नारगोनो काराबाख, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, नारगोनो काराबाख में चल रहे सैन्य संघर्ष को समाप्त करने के लिए एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। आर्मेनिया, अजरबैजान और किसने? तीसरा देश कौन सा है? वो है रशिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्र सरकार ने हाल ही में पोत परिवहन मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया? पोत परिवहन मंत्रालय का नाम बदल करके बंदरगाह, पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय कर दिया, ताकि इसका नाम क्लियर हो जाए। पोत परिवहन मंत्रालय से पूरी बात नहीं निकल रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जिस राज्य के दक्षिणी भाग यांगयांग में केसर के पौधों में पुष्पों का विकास प्रारंभ हो गया, वो कौन सा राज्य है? वो है सिक्किम। ठीक है, वह राज्य सरकार जिसने वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ ये प्रोग्राम शुरू किया, तो किसने? दिल्ली ने। ठीक है, दिल्ली में रेड लाइट ऑन, क्योंकि दिल्ली में आएंगे तो आप देखेंगे कि
एक एक मिनट तक गाड़ियाँ रेड लाइट पे खड़ी रहती हैं, तो 1 मिनट तक गाड़ी अगर ऑफ कर दिया जाए तो पॉल्यूशन से निपटने में मदद मिल सकती है। हाल ही में जिस देश के प्रिंस खलीफा बिन सलमान अल खलीफा का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, वो कहाँ के प्रिंस? तो वो थे बहरीन के। बहरीन की राजधानी मनामा। ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय मूल के जिस व्यक्ति को अमेरिका के नए चीफ ऑफ स्टाफ नामित किया गया, ये जो चीफ ऑफ स्टाफ का पद होता है वो डिफेंस सेक्रेटरी के सहायक के रूप में होता है, तो उनका नाम है काश पटेल। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? इन सब दिवस को आप याद कर लें। ये दिवस मनाया जाता है 12 नवंबर को। भारत के जिस प्रसिद्ध लेखक को हाल ही में टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया, उनका नाम क्या है? रस्किन बॉन्ड। नाम भले विदेशी लग रहा है लेकिन ये इंडियन है। ब्रिटिश काल में ये पैदा हुए थे और अभी जीवित हैं। ठीक है। इनका जन्म हुआ है शिमला में। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। वह देश जिसके अग्रणी विश्वविद्यालय ने संयुक्त रूप से IIT गुवाहाटी के साथ एक जल केंद्र शुरू किया, वो कौन सा देश है? वो है ऑस्ट्रेलिया। जिस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने एक खाद्य गठबंधन शुरू किया है, वो कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है? वो है फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन FAO, और इसे ही 2020 का शांति का भी पुरस्कार मिला है। आगे चलते हैं। मुंबई इंडियंस कितनी बार IPL ट्रॉफी जीत चुकी है? तो ये 5 बार IPL ट्रॉफी जीत चुकी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोविड-19 के टीके पर शोध के लिए बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट को कितने करोड़ रुपए अनुदान देने की घोषणा किया? तो 900 करोड़ रुपए अनुदान देने की घोषणा किया। आगे चलते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय समिति ने कितने राज्यों को 4,382 करोड़ रुपए की राशि जारी किया? तो कुल मिलाकर 6 राज्यों को इतनी राशि जारी, लगभग 4,000 करोड़ जारी किया गया। जिस राज्य ने सरना संहिता पर एक प्रस्ताव पारित किया, ये सरना संहिता क्या होता है? आप जानते हैं कि जनजातियों की अपनी एक विशिष्ट संस्कृति होती है, वे एक विशिष्ट धर्म का पालन करते हैं, तो उनका एक अलग कोड हो, धर्म कोड हो, उसी को कहा गया सरना संहिता। और ये जो कोड की बात चल रही है वो झारखंड में चल रही है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2021 के लिए मूडीज ने भारत की GDP वृद्धि का अनुमान संशोधित करके कितना कर दिया? तो यहाँ पर आप देखें तो 8.6% ग्रोथ रेट किया। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ये 2021 के लिए है, लेकिन जो भी पूरी ओवरऑल ग्रोथ रेट है, कुछ रेटिंग एजेंसीज ने उसको 0% किया, कुछ ने नेगेटिव में, कुछ ने 1-2%। सबकी ग्रोथ रेट का जो अनुमान है वो फेल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रही है और जो कुछ एजेंसीज ऐसी हैं जो गाड़ियां बेचती हैं, जैसे बजाज वगैरह, मारुति सुजुकी, इनका देखिए कितनी तेज़ी से इनकी गाड़ियों में बिक्री हो रही है। बहुत सी चीज़ें, लोग पैसे खर्च कर रहे हैं। हाँ, अगर हम जो गांव हमारे हैं जहाँ पर ज़्यादातर लोग रहते हैं, अगर उन्हें रोज़गार दे पाएँ, उनके हाथ में क्रय शक्ति आ पाए, मतलब कि उन्हें रोज़गार मिले, फिर पैसा आए, तब डिमांड और तेज़ी से बढ़ेगी और इंडियन इकोनॉमी बहुत तेज़ी से ग्रो कर पाएगी। ठीक है। चलिए, केंद्र ने कोविड सुरक्षा मिशन के लिए कितनी राशि जारी करने का निर्णय लिया? इसके लिए भी लगभग 900 करोड़ रुपए जारी किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों से फलों और सब्जियों के हवाई परिवहन के लिए कितना अनुदान प्रदान करने की घोषणा किया? तो अगर वहाँ से सब्जी फल अगर हवाई परिवहन से आता है तो उसका 50% जो भी लागत आएगी उसका 50% कौन देगा? सरकार देगी, केंद्र सरकार। ठीक है। वह देश जिसने सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों को सहायता प्रदान करने के लिए एक कानून अपनाया, वो कौन है? चाइना। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त मंत्रालय की तरफ से सभी बैंक खातों को आधार कार्ड से जोड़ने का निर्देश दिया गया। कब तक? 31 मार्च 2021 तक सभी बैंक खाते आधार कार्ड से लिंक हो जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब और जिस राज्य सरकार ने राज्य में मामलों की जांच के लिए CBI को दी गई सामान्य सहमति वापस ले लिया। CBI की जांच तभी हो सकती है जब वो राज्य सरकार परमिशन दे दे। ठीक है। लेकिन अब कहा गया कि यहाँ पर पहले क्या होता था कि राज्य सरकार की परमिशन के बिना ही CBI जांच कर सकती थी, लेकिन अब ये जो सामान्य सहमति थी वापस ले ली गई। अब राज्य सरकार से परमिशन लेना पड़ेगा CBI को। कहाँ पर? यहाँ पर झारखंड में। ठीक है। अक्सर ऐसा होता है कि केंद्र में दूसरी सरकार है पार्टी की, राज्य में दूसरी पार्टी की सरकार है, तो तनाव बढ़ता है, तो ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं।
हाल ही में जिस देश के खोजकर्ताओं ने ग्रेट बैरियर रीफ में 500 मीटर लंबी प्रवाल भित्ति की खोज किया, कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने 500 मीटर लंबी प्रवाल भित्ति की खोज किया। हारून इंडिया द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार जो देश के सबसे बड़े दानवीर हैं और उन्होंने 2019-20 में लगभग 7,904 करोड़ रुपए दान दिए। किसने? अजीम प्रेम जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में जिस देश के क्रिकेट बोर्ड ने पहली बार महिला निदेशक की नियुक्ति किया, तो ये पाकिस्तान, क्योंकि जो पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड है उसमें 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, और उसमें 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स में एक का महिला होना अनिवार्य है। तो महिला के रूप में पहली बार आलिया जफर को नियुक्त किया गया, आलिया जफर। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में जिस राज्य ने भारत के सबसे लंबे सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया, किस राज्य में? तो उत्तराखंड में इस ब्रिज का उद्घाटन किया गया। राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल लीगल सर्विसेज डे, ये मनाया जाता है 9 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में जिस देश ने H1N2 वायरस, आपको पता है कई बार आपने सुना होगा H1N1 और H5N1, तो ये क्या होता है? जो H1N1 है वो क्या है? स्वाइन फ्लू है। H5N1 क्या है? एवियन इन्फ्लुएंजा या इसे हम बर्ड फ्लू भी कहते हैं। अब ध्यान से देखिए, ये जो H1N1 है इसे हम स्वाइन फ्लू कहते हैं। अब यहीं पर इससे मिलता जुलता आ गया H1N2, तो ये स्वाइन फ्लू का ही एक वेरिएंट है। ठीक है, स्वाइन फ्लू का ही एक वेरिएंट है H1N2, और H1N2 का पहला मरीज जो मिला है वो कहाँ मिला? कनाडा में। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर जो मैथ्स के क्वेश्चन है मुझे यहाँ पर बताने में थोड़ी मुश्किल होती है, इसलिए क्योंकि अगर मैं केवल एक्सप्लेनेशन बताऊँगा तो क्वेश्चन छिप जाता है, और क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन पढ़ता चलूँ तो यहाँ पर मुझे राइटिंग में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मैं फिंगर से यहाँ पर नोट डाउन करता हूँ, लिखता हूँ जो भी चीज़ें। तो पेन से लिखना और फिंगर से बताना, बड़े बड़े सवालों को हल करना थोड़ा मुश्किल होता है। फिर भी आप देख लें, 2 संख्याएं तीसरी संख्या की तुलना में 12.5% और 25% अधिक है। पहली संख्या दूसरे की कितने परसेंट है? बहुत आसानी से, जब भी ऐसे सवाल आए तो एक संख्या को 100 मान लीजिए। अगर एक संख्या 100 है तो यहाँ पर कहा गया 2 संख्याएं तीसरी संख्या की तुलना में 12.5% और 25% अधिक है, तो आप यहाँ पर तीसरी संख्या मान लीजिए 100 है। तीसरी अगर 100 मान लेंगे तो पहली कितनी हो जाएगी? पहली वाली 100 से 12.5% अधिक है तो 125, और ये 25%, ये सॉरी 12.5% ही अधिक है, और तीसरी वाली जो है दूसरी वो 25% अधिक है, तो दूसरी हो जाएगी 125 और एक हो जाएगी 112.5। ध्यान से देखिए, एक हो जाएगी 112.5 और दूसरी हो जाएगी 125। अब पूछा गया कि ये कितनी अधिक है, तो बहुत ही आसान है, 100 पे निकाल लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर अभी इसको तो आपको करना ही होगा खुद ही, बहुत ही आसान भी है। देखिए, 40 किलोमीटर पर आवर की औसत गति के साथ एक ट्रेन समय पर अपने गंतव्य पर पहुँच जाती है, लेकिन अगर उसे 35 की स्पीड से चलाया जाए तो 15 मिनट की देरी से पहुँचती है। दूरी सेम हो गई। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, जैसे मान लीजिए ये प्रयागराज से दिल्ली की दूरी है या पटना से दिल्ली की दूरी है। ये हो गया पटना, ये हो गया दिल्ली। अगर 40 की स्पीड से ट्रेन चलती है तो उसे 10 घंटे लगते हैं, और अगर उसे 35 की स्पीड से चलाते हैं तो 15 मिनट की लेट से पहुंचता है, क्योंकि स्पीड कम हो गई। तो ये बताइए मुझे, ये जो समय लगा वो स्पीड के अंतर की वजह से लगा ना, दूरी तो सेम है, तो बहुत ही आसान है, आप यहाँ से कर सकते हैं। देखिए, लंबाई मान लिया, कुल यात्रा की लंबाई x मान लिया, और यहाँ पर चूंकि हमें समय बताना है तो समय बराबर दूरी बटा चाल दोनों को माइनस कर दीजिए, और समय है 15 मिनट। 15 मिनट को हमने आवर में चेंज कर लिया, और इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी। यात्रा की कुल लंबाई कितनी है? 70 किलोमीटर। नेक्स्ट, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई को 50% बढ़ा दिया जाता है तो आधार को 25% घटाया जाता है, तब क्षेत्रफल में कुल परिवर्तन क्या होगा? देखिए, जब भी ऐसे सवाल आए तो आप पहले मान लिया करिए 100 मान लीजिए या 10 मान लीजिए, तब आप आसानी से हल कर पाएंगे। समकोण त्रिभुज कैसे बनता है? तो कुछ इस टाइप का बनता है। कहा गया त्रिभुज की ऊंचाई को, ये ऊंचाई है मान लीजिए पहले 10 है, और इसका आधार भी 10 है, और पहले इसका जो लंबाई है
ऊंचाई है वो पहले 10 है और आधार भी 10 है। अब कहा गया कि त्रिभुज की ऊंचाई को 50% बढ़ा दिया गया। 50% का मतलब आधा, अब कितना हो गया 15 इसकी जो ऊंचाई है, और आधार को 25% बढ़ाया गया। 25% बढ़ाने का मतलब क्या हुआ 2.5, तो यहाँ पर ये कितना हो गया 12.5। तो पहले एक बार इसका एरिया आप निकाल लीजिए और इसका एरिया निकाल लीजिए, घटा करके इसको परसेंटेज में निकाल लीजिए। देख सकते हैं आप, पहले इसका एरिया कितना आएगा 100 और फिर से 112.5 और फिर ये जो एरिया चेंज निकाल लेंगे। ठीक है, बहुत ही आसान था। चलिए आगे चलते हैं। जो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो एरिया, जो फॉर्मूला है वो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो आधार गुणे लंब, 100 को 2 से डिवाइड कर देंगे, नहीं भी करेंगे तब भी आंसर उतना ही आपका आना है, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू जो आनी है वो परसेंटेज में आनी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन जैसे बड़ा है, अब इसको बताने में थोड़ा सा मुझे मुश्किल होगा, तो इसको आप कर लें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, जीएस के। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार कौन सा राज्य गन्ना उत्पादन में शीर्ष पर है? तो गन्ना उत्पादन में कौन सा राज्य, आप देख सकते हैं ये है यूपी। ठीक है, यूपी में गन्ना उत्पादन टॉप पर। सेकंड नंबर पे कौन है, महाराष्ट्र। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार कौन सा राज्य केला उत्पादन में शीर्ष पर है? तो केला उत्पादन में यहाँ पर 3 राज्य आप देख लें, आंध्र प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। आंध्रा में केला सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य कुल फल उत्पादन में शीर्ष पर है? तो कुल फल उत्पादन वाले 3 राज्य आप देख लें, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। आंध्र प्रदेश फल में भी, और कुल फल की बात की जाए तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश ही आता है। केले के उत्पादन में भी आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, मत्स्य उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो मत्स्य उत्पादन वाले आप यहाँ पर राज्य देखें तो आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और गुजरात। क्लियर। चलिए, कौन सा देश कॉफ़ी उत्पादक राष्ट्र रहा है? तो कॉफ़ी उत्पादक में तो आप जानते ही हैं ब्राज़ील है। ठीक है, और यहीं पर एक बंदरगाह भी है जिसको हम क्या कहते हैं, कॉफ़ी पोर्ट कहते हैं। उसका नाम आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। अब यहाँ पर बताएं शीर्ष कॉफ़ी उत्पादक राज्य, तो ब्राज़ील, वियतनाम और कोलंबिया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो राहुल सांकृत्यायन ये साहित्यकार, ये छपरा में सक्रिय थे। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्यों? क्योंकि जो बर्फ होती है उस पर घर्षण बल काम नहीं करता। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं जो बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, इसलिए बर्फ पे चलना मुश्किल होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आपको मैच करवाना है। चलिए मैच करते हैं। जूल किसका मात्रक होता है? तो जूल मात्रक होता है वो कार्य का मात्रक होता है। एम्पियर, एम्पियर मात्रक होता है विद्युत धारा का। वॉट किसका मात्रक होता है? तो वॉट होता है सामर्थ्य का, पावर का। यहाँ पर सामर्थ्य कहाँ गया, ये है सामर्थ्य का मात्रक वॉट होता है। वोल्ट किसका मात्रक है? विभवांतर का वोल्ट। और ऊष्मा की मात्रक क्या होता है? कैलोरी। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगावाट बिजली नापने की इकाई होती है क्या? मेगावाट का मतलब होता है कि कितनी बिजली उत्पादित की जा रही है। ठीक है, तो ये कहलाता है मेगावाट। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, मूल रूप से बिहार शब्द का क्या अर्थ है? ये जो बिहार है वो पहले विहार हुआ करता था, विहार की वजह से इसका नाम क्या पड़ गया? बिहार। तो बिहार का मतलब क्या है? बौद्ध मठ। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? बिरसा मुंडा के गुरु थे आनंद पांडे। क्या नाम था उनका? आनंद पांडे। मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा। बिहार शरीफ एक व्यापार केंद्र के रूप में भी था, विद्या केंद्र के रूप में भी था और धार्मिक केंद्र के रूप में भी था। तो यहाँ पर जो बी और डी ऑप्शन है वो आपके सही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ई। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना? तो बहुत ही आसान है। 1909 में जब माले मिंटो सुधार आया तो उसमें मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन मंडल दिया गया और यहीं से पाकिस्तान की नींव पड़ जाती है। तो लॉर्ड मिंटो को माना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब हुआ? तो ये हुआ गांधी जी की मृत्यु के बाद। तो इसमें कोई भी ऑप्शन आपका सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं
30 जनवरी 1948 को गांधी जी की मृत्यु हुई और उसके बाद पटना लॉन का नाम बदल करके क्या किया गया, गांधी मैदान। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया, तो वैशाली में शासन किसका था, लिच्छवियों का था। उन्होंने ही पहला गणतंत्र स्थापित किया था। जो लिच्छवी थे वो वज्जी संघ के सर्व प्रमुख थे उस संघ में। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख किसने बनाया था, तो ये जो आलेख था वो महात्मा गांधी ने खुद तैयार किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाचार पत्र उसके संस्थापक आपको बताना है। चलिए देख लेते हैं। दैनिक आज, दैनिक आज के संस्थापक कौन थे, तो ये थे शिव प्रसाद गुप्ता। द लीडर, द लीडर मदन मोहन मालवीय। द नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू। द पायनियर जॉर्ज एलन। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पूना पैक्ट का उद्देश्य क्या था। पूना पैक्ट आप जानते हैं कि इसमें क्या किया गया था। यहाँ पर जब पूना पैक्ट की बात आती है तो कई चीज़ें आपको ध्यान में रखना होता है। जैसे कि देखिए, ये गांधी और अंबेडकर के बीच ये समझौता हुआ था 1932 में। मुख्य उद्देश्य क्या था, चूँकि जब 1932 में दलितों को भी पृथक निर्वाचन मंडल दे दिया गया था, तब गांधी जी को लगा कि जिस तरीके से मुस्लिमों को इन्होंने अलग कर दिया, उसी तरीके से अब दलितों को भी ये अलग कर देंगे। अब अगर केवल दलितों के बारे में बात किया जाए तो गांधी जी हमेशा दलितों को जो अस्पृश्यता के बारे में उनके साथ भेदभाव किया जाता था, अस्पृश्यता को लेकर के, उसको ख़त्म करने की कोशिश हमेशा किया था। उनके उत्थान का प्रयास किया था गांधी जी ने हमेशा। लेकिन जब ये 1932 में पूरा कम्युनल अवार्ड आया तो कम्युनल अवार्ड में उन्होंने दलितों को भी पृथक निर्वाचन मंडल दे दिया। अब गांधी जी को लगा जो मेरा प्रयास था, जो दलितों के सम्मान की बात थी, अब वो खत्म हो जाएगी। अब जो दलित होंगे वो हमेशा के लिए दलित रहेंगे, कभी उनके साथ न्याय नहीं हो पाएगा। तब गांधी जी ने कहा, उस समय वो जेल में बंद थे, पूना जेल में। गांधी जी वहीं पर आमरण अनशन पे बैठ गए। तब अंबेडकर और गांधी जी के बीच एक समझौता हुआ जिसे हम क्या कहते हैं, पूना पैक्ट, जिसमें कहा गया कि जो पृथक निर्वाचन मंडल है दलितों के लिए वो खत्म कर दिया जाएगा। तब गांधी जी ने क्या कहा, अंबेडकर की बात को जब उन्होंने, अंबेडकर ने कहा कि चलिए ठीक है, हम मान लेते हैं कि दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल नहीं चाहिए, तो गांधी जी ने कहा चलिए सीट बढ़ा लेते हैं। तो दलित वर्गों के लिए जो सीटें थी वो 147 सीटें आरक्षित कर दी गई, जबकि जो कम्युनल अवार्ड था उसमें कितनी सीटें थी, 71 ही सीटें थीं। 71 सीटों को बढ़ा करके गांधी जी ने कितना कर दिया, बोले कि उन्होंने 71 दिया था, हमसे आप कितने लो, 147 सीटें दलितों के लिए आरक्षित कर देते हैं। साथ ही जो केंद्रीय विधानमंडल है उसमें 18% सीटें दलितों के लिए आरक्षित कर दी गई। क्लियर। चलिए याद रखना, इसमें गांधी जी ने सिग्नेचर नहीं किया था इस पैक्ट पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों को तिथि के अनुसार सही क्रम बताना है। चलिए देख लेते हैं। तो 4 प्रमुख युद्ध कौन कौन से हैं, यही हैं जो आप देख रहे हैं, चौसा, देवरा, कन्नौज और सरहिंद। इनको क्रम में आपको बताना है। तो देवरा का युद्ध कब हुआ था, 1531 में। चौसा का युद्ध कब हुआ था, 1539 में। कन्नौज का 1540 में और सरहिंद का युद्ध 1555 में। तो आपका क्रम कौन सा हो जाएगा, डी। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कानून में पहली बार बंगाल के गवर्नर जनरल का प्रावधान किया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल का तो ये प्रावधान किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। 1833 में क्या किया गया, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और 1858 के अधिनियम में क्या किया गया, भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बना दिया गया। क्लियर। कौन सा मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था, तो बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, मुर्शिद कुली खां, जो कि मुगल सम्राट के द्वारा नियुक्त किया गया था। उसके बाद तो वंशानुगत हो गया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य किसके लिए शब्द ये प्रयुक्त हुआ था, तो ये अंतिम हिंदू शासक हेमू के लिए ये वर्ड यूज हुआ था। ठीक है। उसने लगभग मुगलों और अफगानों के विरुद्ध लगातार 22 युद्धों में विजय हासिल किया था। चलिए आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन, जहांगीर ने मुख्यतः किस कला को संरक्षण दिया, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, चित्रकला, क्योंकि वह चित्रकला में खुद भी माहिर था। और कहा जाता है कि वो अगर कोई चित्र देख ले तो वो बता सकता है, अगर एक चित्र को कई लोगों ने बनाया हो तो वो बता सकता है कि किस चित्र को
मतलब इसमें किस हिस्से को किसने बनाया है। तो दोस्तों ये रहा पूरा टेस्ट पेपर और उसके बारे में एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, और प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना वीडियो कैसा लगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।